डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास मौर्य। वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल बेसिक इंग्लिश कोचिंग। गाइस, आप लोग कंडीशनल सेंटेंस पढ़ रहे थे जिसमें इफ़, अनलेस, अनटिल चल रहा था वीडियोज़ में। सॉरी, मैं 2 दिन से वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि आई वॉज बैडली सिक, मैं काफ़ी बीमार था। तो आज ये वीडियो जो है ये लगभग लास्ट है कंडीशनल सेंटेंस का। यहाँ पे आप देख रहे हो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो निरंतर बोलचाल में आती हैं और बहुत अच्छे सेंटेंस हैं। और कंडीशनल में पास्ट का मैंने बताया था। तो गाइस, अगर बहुत लोग कहते हैं कि सर आप रूल नहीं दिखाते हैं, रूल लिखाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, तो भाई मैं रूल बोल देता हूँ, आप रूल लिख लिया करिए, ठीक है। तो गाइस, एक बात जानिए कि अगर कंडीशनल सेंटेंस है, ये 2 सेंटेंसेस के बारे में पहले मैं बात करना चाहता हूँ। एक ये सेंटेंस है और गाइस एक ये सेंटेंस है जिसके बारे में मैं आपको एक रूल लिखाता हूँ, ठीक है। गाइस, अगर शर्त सूचक वाक्य से, कंडीशनल सेंटेंस से भविष्य काल की आधी अधूरी बातों का बोध होता है, भविष्य काल की आधी अधूरी बातों का बोध होता है, तो हमें क्या करना होता है, फर्स्ट यानी प्रिंसिपल क्लाज में शुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर सेकंड यानी सबऑर्डिनेटिंग क्लाज में वुड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यहाँ देखिए, अगर वह शरारत करे तो मैं उसे पीटूं, ऐसा ये सेंटेंस दिया है, ये एकदम फ्यूचर की तरह आपको लगेगा। अगर वह शरारत करे तो मैं उसे पीटूं। और आधा अधूरा क्यों कहा गया इसको? क्योंकि ना तो उसने अभी शरारत किया है और ना इन्होंने अभी तक पीटा है। तो अगर वह शरारत करे, किया नहीं है, तो मैं उसे पीटूं, अभी पीटा भी नहीं है, अधूरी, आधा अधूरी बात। अब दूसरी बात, मेन पॉइंट, अगर वो शरारत करे तो कब करेगा? फ्यूचर में करेगा, फ्यूचर टेंस में करेगा और ये फ्यूचर में उसको पीट देंगे। तो ऐसी सिचुएशन में गाइस, फर्स्ट यानी प्रिंसिपल क्लॉज यानी इफ के बाद शुड का प्रयोग फर्स्ट फॉर्म और दूसरे सेंटेंस में, दूसरे उपवाक्य में आपको वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। तो आइए चलते हैं, सेंटेंस को बनाते हैं। अगर वह शरारत करे, तो यहाँ पे अगर की अंग्रेजी तो सबसे पहले हमने क्या करना है, इफ लिख देना है। अब वह शरारत करे, सबसे पहले ये क्लास बनाना है हमें। तो कौन शरारत करे, वह का प्रश्न करने पर सब्जेक्ट मिल गया ही। शरारत करना का अंग्रेजी होता है मेक ए मिसचीफ। तो ये ध्यान रहे कि पहला जो ये सेंटेंस है, पहला जो क्लास है वो आपको शुड से बनाना है, इफ ही शुड। और शरारत करना की अंग्रेजी होता है मेक ए मिसचीफ, मेक ए मिसचीफ। तो ये पहला वाला गाइस आपको क्या करना है कि आपको शुड से बनाना है। इफ ही शुड मेक ए मिसचीफ, तो मैं उसे पीटूं, तो की अंग्रेजी कुछ होती नहीं है, सिर्फ कामा यूज किया जाएगा, मैं उसे पीटूं। और दूसरा वुड से बनाना है, यानी आई वुड। पीटू यानी फर्स्ट फॉर्म में लिखा जाएगा, बीट, किसको पीटूं, हिम। ऐसे सेंटेंसेस तमाम बोले जाते हैं बोलचाल की भाषा में। अगर वह शरारत करे तो मैं उसे पीटूं। इफ ही शुड मेक ए मिसचीफ आई वुड बीट हिम। ठीक इसी तरह से ये भी सेंटेंस है, यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं सफलता पाऊं। अब भैया जी, अभी इनका सहायता नहीं हुआ है, अगर ये कर दें फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में, तो इनको सफलता मिल जाएगी। यानी कि ये भविष्य काल की आधी अधूरी बात है, सहायता अभी तक इन्होंने किया नहीं है और सफलता इनको मिला नहीं है। अगर होगा तो फ्यूचर टेंस में होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस में इफ के बाद वाले वाक्य में आपको शुड का यूज करना होता है, ठीक है। इफ, अब तुम मेरी सहायता करो, कौन करे, तुम, यू। और दूसरा सेंटेंस हमें शुड से बनाना है, इफ यू शुड। सहायता करना की अंग्रेजी हेल्प होता है, तो यहाँ पे हम लेंगे हेल्प। किसकी सहायता करो, मेरी। ऑब्जेक्ट के रूप में हमेशा मी का यूज किया जाता है। इफ यू शुड हेल्प मी, तो मैं सफलता पाऊं। कौन सफलता पाए, मैं। तो इसको पहले आप लिख दीजिए, आई। अब इसके साथ हमने क्या करना है, वुड लिखना है, आई वुड। पाऊं यानी पाना की अंग्रेजी गेट होता है, गेट। क्या पाऊं, सफलता, सफलता की अंग्रेजी होता है सक्सेस। तो गाइस, ये बात आप ध्यान रखिए कि पहला शुड से, दूसरा वुड से। यदि तुम मेरी सहायता करो तो मैं सफलता पाऊं। इफ यू शुड हेल्प मी आई वुड गेट सक्सेस। तो इस तरह से बनाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये 2 सेंटेंसेज आपको समझ में आए होंगे गाइस। अब यहाँ पे आप देखिए कुछ चीज़ें, ज़रूरी चीज़ें। वुड दैट, ओ दैट, आई विश दैट, ओ फॉर। वुड दैट या ओ दैट का मतलब होता है काश। और ये तो मुझे थोड़ा सा अजीब लग रहा है, लेकिन कुछ किताबों में मैंने देखा है तो इसलिए मैं आपको बता देता हूँ। वुड दैट, ओ दैट का मतलब काश होता है या क्या ही अच्छा होता। और आई विश दैट का मतलब मेरी इच्छा है। ओ फार का मतलब काश मिल जाता है या मिल जाती। तो ये क्रमशः मैं आपको बताने वाला हूँ।
लेकिन गाइज एक नियम लिख लीजिएगा कि अगर शर्त सूचक वाक्य से कंडीशनल सेंटेंस से कल्पना का बोध होता है, कोरी कल्पना यानी इमेजिनेशन का बोध होता है, इमेजिनेशन के बारे में बताया जाता है, यानी कि वास्तविकता कुछ दूसरा है और उसको कुछ दूसरा दिखाया जा रहा है, तो आपको क्या करना है, अगर उस वाक्य में वर्ब नहीं है, क्रिया नहीं है, तो उसको आप सभी सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर प्लूरल आई सब के साथ आपको वेयर लगाना है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। काश मैं धनी होता, तो काश की अंग्रेजी सबसे पहले तो हमने क्या करना है, ओ दैट, काश। अब मैं धनी होता, तो मैं धनी होता, ये भाई ये गरीब हैं, इन्होंने कल्पना किया है, इमेजिनेशन किया है, इमेजिन किया है कि मैं धनी होता। तो ऐसी कल्पनाओं के लिए सभी सब्जेक्ट के साथ गाइस आपको क्या करना होता है, वेयर लगाना होता है। ये थोड़ा आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन गाइस कल्पना प्रकट करने के लिए हमें सभी सब्जेक्ट के साथ वेयर ही प्रयोग करना होता है। ओ दैट आई वेयर, अब धनी की अंग्रेजी यहाँ पे हम लिख देंगे रिच। और गाइज अगर इसी तरह का सेंटेंस काश मैं धनी होता इस तरह लिखा है, और अगर इस तरह से आए काश मैं धनी हो जाऊं, बन जाऊं, या काश मैं धनी हो सकता, तो आपको कुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनाना है या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। तो अगर बाय द वे इस तरह हो काश मैं धनी हो जाऊं, बन जाऊं, तो आप इस तरह भी बना सकते हैं। जैसे पहले तो ये लिखना ही पड़ेगा ओ दैट, अब आई कुड से बना दीजिए, आई कुड बिकम, मैं बन जाऊं रिच। अब चूंकि यहाँ पे वर्ब आ गई बिकम मतलब बनना, तो इसलिए कुड का प्रयोग होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को गाइज आप बना सकते हो। अगर वाक्य में क्रिया है तब भी कल्पना का बोध हो रहा है, तो अगर उसमें क्षमता का बोध हो रहा है, कुछ चीज़ आप कहते हैं कि मैं हो सकता, तो उसको कुड से बनाइए। और आपने कहा कि मैं पास हो गया होता, काश मैं पास हो गया होता, तो फिर आपको हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म से बनाना है। ये चीज़ें नोट कर लीजिए, आप क्लियरली जान जाओगे, कोई कठिन चीज़ें नहीं है। क्या ही अच्छा होता मेरा मित्र जीवित होता, सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे मैं सही कर देता हूँ, उम्मीद है आपको दिखाई दे रहा होगा। क्या ही अच्छा होता मेरा मित्र जीवित होता। ठीक है, तो यहाँ पे ये कल्पना की बात हो रही है, कोई ये जीवित नहीं है, मर चुके हैं। अब उनके जीवित होने की बात को हम इमेजिनेशन कहेंगे। क्या ही अच्छा होता का ओ दैट, या आपको उड दैट लिखना है। ठीक है, उड दैट, क्या ही अच्छा होता। अब मेरा मित्र जीवित होता, भैया जब ये मर चुके हैं तो जीवित होना इमेजिन ही तो किया जा रहा है, इट्स एन इमेजिनेशन, ये एक कल्पना ही है। तो जीवित होता कौन, मेरा मित्र, इसको आप लिखिए माय फ्रेंड। अब यहाँ पे एक इसमें कोई वर्ब नहीं है, तो वेयर से बना दीजिए। हालांकि माय फ्रेंड सिंगुलर नंबर है, लेकिन गाइस मैंने आपको पहले ही बता दिया है कल्पना में वेयर लगता है। माय फ्रेंड वेयर, जीवित की अंग्रेजी होता है अलाइव। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया है। क्या 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 यहाँ पे लिखा है, थोड़ा यहाँ पे मुझे काश करना है गाइस, आज मैंने थोड़ा जल्दी में लिखा और कुछ मिस्टेक्स मैंने कर दिए। काश मैं एक अभियंता बन जाऊं। अभियंता आप लोग शायद ना जानते हो, या कुछ लोग जानते भी हों, इंजीनियर को हम अभियंता कहते हैं। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि काश मैं एक अभियंता बन सकूं, तो बन सकूं यानी अगर क्रिया बिकम लिखेंगे तो कुड से बना देंगे। काश की अंग्रेजी हम वही ओ दैट या उड दैट लिख सकते हैं, ओ दैट। अब मैं एक अभियंता बन सकूं, कौन बन सके, मैं आई। इसके साथ आपको क्या करना है, कुड का यूज कर देना है, आई कुड, और बनना के लिए आपको लिख देना है बिकम। ठीक है, तो ये हो गया ओ दैट आई कुड बिकम, मैं बन सकता, क्या बन सकता, एक अभियंता यानी एन इंजीनियर। ये इंजीनियर की स्पेलिंग है, ओ दैट आई कुड बिकम एन इंजीनियर। इस तरह से आपको बनाना है। काश मैं बाजार ना गया होता, अगर गाइस इस तरह है कि काश मैं बाजार जा सका होता, तो फिर आप कुड लगाइए। और अगर इस तरह है कि काश मैं बाजार ना गया होता या बाजार गया होता, तो आपको हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। बाय द वे कोई स्टूडेंट ऐसे हैं जो कहते हैं बिना नियम के नहीं समझ पा रहा हूँ, तो नियम भैया जी आप लिख लीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, कमेंट कर दीजिए, वो चीज़ मैं आपको भेज दूंगा, सब्सक्रिप्शन में लिख दूंगा, या फिर व्हाट्सएप के जरिए किसी भी तरह से आप मेरा असिस्ट ले सकते हैं, असिस्टेंस सहायता ले सकते हैं। काश मैं बाजार ना गया होता, तो इसमें क्रिया है जाना। अब काश के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, ओ दैट लिख देना है, ओ दैट।
अब मैं बाजार ना गया होता, कौन ना गया होता, मैं आई। अब इसको आप हैड से बना दीजिए, निगेटिव है तो हैड के बाद नॉट लगा दीजिए, या शार्ट फॉर्म का ज़माना है तो हैडेड लिख दीजिए। जाना कि अंग्रेजी गो होता है, उसका थर्ड फॉर्म हमने क्या करना है, गॉन लिख देना है। कहाँ गया होता, बाजार यानी टू मार्केट। तो ये गाइस आपका सेंटेंस बन गया। आपको याद होगा कि अगर दो सेंटेंसेज होते थे तो पहला हम हैड से बनाते थे, दूसरा वुड हैव से बनाते थे। अगर आप नहीं जानते हैं तो प्लीज़ मेरे प्रीवियस वीडियोस को, पिछले वीडियोस को आप देखें, या अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछें। तो गाइस अगर पहले वाक्य में कल्पना होगी तो हमने वेयर का प्रयोग करना है, सीधी सी बात। और दूसरा उपवाक्य तो हमें वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाना है। और अगर अवश्य या जरूर का बोध हो रहा है तो फिर मस्ट हैव से। अगर आपने मेरे वीडियो को देखा है तो श्योरली आपको याद होगा। तो चलिए चलते हैं, ये सेंटेंस बनाते हैं। काफ़ी बड़ा है और मज़ेदार सेंटेंस भी है। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, भैया कितनी बड़ी कल्पना है। मैं भारत का प्रधानमंत्री क्या, मैं यूट्यूब का मंत्री भी नहीं बन सकता हूँ। आप मेरे चैनल को, वीडियो को देखते हैं, लाइक भी नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं, फिर भी मेहनत किए जा रहा हूँ कि हो सकता है यूसर मेरी मेहनत को देखे और मुझे पारितोषिक मिल जाए, आप सभी का प्रेम मिल जाए, आपका सब्सक्रिप्शन मिल जाए, बस यही काफ़ी है। लेकिन मैं हमेशा एक निगेटिव सोच रखने वाला व्यक्ति हूँ, पॉजिटिवली मैं काम नहीं करता हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ, मैं बस पढ़ा रहा हूँ, देखो मिलता है कि नहीं मिलता है। तो भाई अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, काफ़ी मेहनत कर रहा हूँ। तो चलिए इस बड़े सेंटेंस को देखते हैं। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, भारत का प्रधानमंत्री मैं हूँ नहीं, कल्पना कर रहा हूँ, मैंने कश्मीर की समस्या को बहुत पहले हल कर दिया होता। तो पहले हमने इसको बनाना है क्योंकि इसमें कल्पना का बोध हो रहा है, भारत का प्रधानमंत्री होता। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, इफ़ लिख देना है। अब मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, कौन, मैं आई के साथ आपको वेयर लिखना है गैस, क्योंकि ये कल्पना हो रही है। इफ़ आई वेयर। अब यहाँ पे देखिए बचा क्या, भारत का प्रधानमंत्री। तो गैस ये चीज़ ध्यान रखिए कि ये चीज़ इधर हो जाती है, ये चीज़ उधर हो जाती है और बीच में ऑफ लग जाता है। तो हम पहले ये लिखेंगे प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे हमने ये लिखा, थोड़ा लंबा है। इफ़ आई वेयर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, ये बना। और इसके बाद फिर दूसरे सेंटेंस को मैंने कश्मीर की समस्या को बहुत पहले हल कर दिया होता। ऐसे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते थे। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए, 3-4 वीडियो पहले ही मैंने वो चीज़ अपलोड की थी। अगर आप क्रम अनुसार बढ़िया से पढ़ रहे हैं ऑर्डिनरी तो बढ़िया से आपको समझ में आएगा। कश्मीर की समस्या को हल कर दिया होता किसने, मैंने। यहाँ पे आई लिखेंगे कामा लगा के, और दूसरे सेंटेंस को हम वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनाते हैं। आई वुड हैव हल कर दिया होता, हल करना की अंग्रेजी सॉल्व होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सॉल्व। क्या हल कर दिया होता मैंने, कश्मीर की समस्या। भाई जी वही चीज़ है, समस्या इधर हो जाएगा, कश्मीर उधर हो जाएगा, बीच में आप लग जाएगा। सॉल्व द प्रॉब्लम यानी समस्या, फिर आप लगा देंगे यहाँ। अब कश्मीर यहाँ पे हम लिख देंगे कश्मीर, ठीक है भाई। और बहुत पहले की अंग्रेजी लॉन्ग एगो हो जाएगा, लॉन्ग एगो। भैया ये समस्या तो एक ही आदमी हल कर पाया है, उसी के बूते था हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जय हो उनकी। बहुत सारी चीज़ें हल कर दी। हम लोग योग्य नहीं हैं, बस केवल कल्पना ही कर सकते हैं। तो कल्पना के लिए आप इस तरह से ट्रांसलेशन आप बना सकते हैं गाइस। चलिए चलते हैं और सेंटेंसेस पे। अगर उसके पिता जीवित होते, ये भी एक कल्पना है। अब भाई मर चुके हैं तो कहाँ से जीवित होंगे। उन्होंने अपनी ज़मीन अवश्य नहीं बेची होती। गाइस आपको याद होगा मैंने दूसरे सेंटेंस में कहा था वुड हैव से बनेगा, लेकिन दूसरे सेंटेंस में अवश्य या जरूर शब्द आ जाता था तो फिर मस्ट हैव से बनता था। पहले तो यहाँ पे कल्पना हो रहा है तो इसको हम बनाएंगे इफ से। और अगर यहाँ कल्पना नहीं होती तो आपको याद होगा इधर पहले वाला जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनता था। तो इफ अब उसके पिता जीवित होते, कौन जीवित होते, यानी उसके पिता यानी हिज फादर। इफ हिज फादर, अब इसके साथ वेयर लग जाएगा। भैया जब ये मर चुके हैं तो जीवित कैसे होंगे, इसका मतलब ये इमेजिनेशन है, ये कल्पना है, कोरी कल्पना है। अब जीवित की अंग्रेजी यहाँ पे हमने लिख दिया अलाइव। तो की अंग्रेजी फिर कुछ होती नहीं, कामा लगा दीजिए। उन्होंने अपनी ज़मीन अवश्य नहीं बेची होती, किसने नहीं बेची होती, उन्होंने। सिर्फ एक व्यक्ति के लिए बात हो रही है तो ही लग जाएगा।
और यहाँ पे गाइज आपको अब मस्ट हैव लगाना है, लेकिन नॉट कहाँ लगाना है गाइज, ये ध्यान रखिए, आपको नॉट कहाँ लगाना है, बीच में। ही मस्ट नॉट हैव, बेचना की अंग्रेजी सेल होता है, उसका थर्ड फॉर्म हो जाएगा सोल्ड। क्या नहीं बेची होती, अपनी जमीन यानी हिज, जमीन की अंग्रेजी लैंड। तो उम्मीद करता हूँ गाइज आपको ये समझ में आया होगा, भगवान करे आपको अच्छी तरह समझ में आए। लेकिन इसमें भगवान का भागीदारी नहीं होता है दोस्तों, हमारी मेहनत ही होती है हमारे परिणाम के रूप में। अगर हमने वास्तव में अच्छा मेहनत किया है, सही मेहनत किया है, संघर्ष किया है, इस सिद्धांत पर विश्वास करते हुए कि दुनिया में अच्छे कर्म का फल अच्छा मिलता है और बुरे कर्म का फल बुरा मिलता है, इस सिद्धांत को फॉलो करते हुए हमने सकारात्मक जो है परिश्रम किया है, तो सकारात्मक परिणाम जरूर मिलेगा। बाकी मुझे नहीं लगता भगवान की और कोई जिम्मेदारी होती है। उसने हमें ब्रेन दिया है दोस्त, उसने हमें सबसे बड़ा वेपन दिया है, इसको प्रयोग करने के लिए। इसको प्रयोग करके हम क्या से क्या नहीं बन सकते हैं। बस यूज़ योर ब्रेन एंड प्रोग्रेस डे बाय डे। तो चलिए चलते हैं गाइस, आगे देखते हैं। 2 सेंटेंस यहाँ पे बचे हैं, ये इस कंजक्शन से संबंधित है। ओ फार, ओ फार यानी काश मिल जाता। कभी कभी हम कहते हैं काश एक कप चाय मिल जाती, काश अच्छा भोजन मिल जाता, काश एक अच्छी नौकरी मिल जाती। तो ये काश मिल जाता, मिल जाती के लिए सिर्फ आप ओ फार लिखिए। तो चलिए इसको हम समझते हैं। काश जो लिखा है और यहाँ पे मिल जाती जो लिखा है, इसको अगर हम ओ फार लिख दें गाइस, ओ फार, तो ये तो क्लियर हो जाएगा, ओ फार। अब एक कप चाय, बस वही लिखना है, तो 1 कप ऑफ टी लिख देंगे हम यहाँ पे, 1 कप ऑफ टी। एक्चुअली हम इसके बीच में ऑफ जरूर लगाते हैं। ओ फार 1 कप ऑफ टी, काश 1 कप चाय मिल जाती, मजा आ जाता, काश एक बढ़िया नाश्ता मिल जाता। तो गाइज यहाँ पे हमने, आप देख रहे हो कि ये जो काश शब्द है और यहाँ पे मिल जाता शब्द है, ये एक्चुअली हमें बस ये ओ फार लिख देंगे, क्लियर हो गया, ओ फार। अब एक बढ़िया नाश्ता उसको लिख दीजिए, ए डिलीशियस, यानी बढ़िया का मतलब क्या हुआ भैया जी, बढ़िया का मतलब तो ये हुआ कि बढ़िया जायकेदार नाश्ता हो। तो ओ फॉर ए डिलीशियस नाश्ते की अंग्रेजी हो जाएगा ब्रेकफास्ट। तो ईश्वर करे आप अच्छा नाश्ता कर रहे हो घर पे। वैसे तो ये जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ ये डिनर का समय है। गैस उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गया है। क्रम अनुसार सारे कंडीशनल पढ़िए, आपको क्लियरली समझ में आएगा। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन विदाउट एनी हेजिटेशन कॉल मी ऑन माई निजी नंबर, ऑन माई प्राइवेट नंबर, और यू कैन ऑल्सो व्हाट्सएप मी, आई विल सॉल्व योर एवरी प्रॉब्लम। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। गैस आपसे निवेदन है, प्लीज़ अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको यहाँ पर पूरी जानकारी इंग्लिश के बारे में मिलेगी, आप इंग्लिश स्पीकिंग भी सीखेंगे। और गाइस अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। शेष धन्यवाद, गुड बाय, हैव ए नाइस डे।